BHIE 143 पर्यावरण का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो रहेगा इसका, अगर मैं रिवीजन की बात करूं तो रिवीजन में अगर देखेंगे तो रिवीजन किस का रहेगा इंपॉर्टेंट। पहले चैप्टर में आपको वैसे क्लास तो मैंने करवा ही दिया है, बट इसके रिवीजन को अकॉर्डिंग टू देखिएगा। इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर देखेंगे पर्यावरण का इतिहास क्या है, वैश्विक, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, क्योंकि इसको पता होना चाहिए। यानी इतिहास, पर्यावरण का इतिहास क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण का इतिहास का मतलब होता है कि इतिहास में अगर आप देखोगे तो पता पर्यावरण में जैसे भाई वैश्विक है या राष्ट्रीय है या क्षेत्रीय है, इसके आधार पर होगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या क्या रहेगा जो एग्जाम के पॉइंट में आएगा, तो 1.3 जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और 1.3 में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण को लेकर के वाद विवाद क्या है, वाद विवाद ये आपसे जरूर पूछा जाएगा, जिसमें क्या मानव केंद्रित बनाम पारिस्थितिक केंद्रित, ठीक है। मानव केंद्रित और पारिस्थितिक केंद्रित क्या होता है इसको भी मैं आपको समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। फिर है मानव केंद्रित इथोपिसिन, इसको लेकर के रहेगा। ये यानी पर्यावरण इतिहास में वाद विवाद क्या, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा करेगा दीर्घकालीन इतिहास। दीर्घकालीन अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो उसमें 3 चीजें हैं, शिकारी संग्रहकर्ता, कृषि समुदाय और जैविक विन्यास, ठीक है। इसके बाद जो हम देखेंगे यही इंपॉर्टेंट सेक्शन जितना रहेगा। ऊर्जा लेखा परीक्षा की अगर बात करूँ तो इसमें जीवाश्म और सौर ऊर्जा, फिर जीवाश्म ईंधन और इसके महत्वों को देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो हम देखेंगे 1.7 रहेगा आपका क्या रहेगा, पर्यावरणीय न्याय, पर्यावरणीय समानता, ठीक है। यानी पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता कहेगा, ये भी आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ। तो इसमें देखिएगा 1.2 में देखिए, ठीक है। 1.2 में देखेंगे पर्यावरण इतिहास और वैश्विक इतिहास और राष्ट्रीय का। देखो पर्यावरण इतिहास के अग्रदूतों में से एक, यानी पर्यावरण इतिहास के जो जानकार हैं या अग्रदूत हैं उसमें से रोनाल्ड लिखते हैं कि प्राचीन काल से मानव क्या कर रहे हैं, प्राचीन काल से भैया क्या है, मानव अपने चारों ओर प्रकृति दुनिया के साथ अंतर क्रिया करता है। यानी प्राचीन काल से, ठीक है भैया, जब से पृथ्वी बनी है, जब से पृथ्वी बनी है, प्राचीन काल से अगर देखोगे तो मानव के आसपास जो उसकी प्रकृति है, जो प्रकृति यानी हमारे पास जो वातावरण है उससे क्या करते हैं भैया, अंतर क्रिया करते हैं। यानी हम प्राकृतिक चीज़ों पर निर्भर है, प्रकृति हम पर नहीं, यानी हम दोनों क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं। यानी प्राचीन काल से ही मानव के आसपास जो वातावरण है, जैसे भैया पृथ्वी है, जंगल है, पहाड़ है, नदी है, झरना है, तालाब है, यानी जो भी चीजें हैं, जंगल है, इनसे हम क्या करते हैं, अंतर क्रिया करते हैं। और हमारी इन पर क्या है, निर्भरता भी रहती है। यानी क्या रहती है, हम निर्भर है ना। अब जैसे बात करोगे पानी पर हम निर्भर हैं, जंगलों पर निर्भर हैं, हम पशु पक्षियों पर निर्भर है, यानी निर्भरता भी हमारी बनी है। और उसी प्रकार से प्रकृति की भी निर्भरता किस पर है, मनुष्य पर। यानी हम दोनों क्या करते हैं, आपस में अंतर क्रिया करते हैं, ठीक है, अंतर क्रिया करते हैं। उन्हें अपनी स्थिति के बारे में भली भांति जानकारी थी, उन्होंने विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया। अगर हम मानव की बात करें तो मानव और अगर बात करें पर्यावरण, दोनों को क्या है, इस बारे में भली भांति जानकारी है। दोनों एक तरीके से क्या करते हैं, इनको व्यक्त करते हैं, बताते हैं। यह सब ऐतिहासिक अध्ययनों के लिए मान्य और लाभप्रद विषय है। देखो J.R. मैकलिन पर्यावरण इतिहास की 3 मुख्य धाराओं की पहचान करते हैं। यानी J.R. अगर हैं, हम मैकलिन की बात करें तो पर्यावरण इतिहास में वो 3 मुख्य धारा, यानी पर्यावरण इतिहास में 3 बातों की बात है, यानी 3 धाराओं की बात करते हैं। कौन कौन सी धारा, पहला क्या है उनका, पहला जो उनके कहा भौतिक पर्यावरण इतिहास का अध्ययन, यानी कहते हैं पर्यावरण इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पर्यावरण इतिहास जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। भौतिक चीजों का इसमें क्या करते हैं, अध्ययन किया जाता है। जैसे भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करेंगे, इसमें क्या रहता है देखोगे, जिसमें भौतिक पर्यावरण पर मानव प्रभाव क्या है, यानी भौतिक पर्यावरण पर मानव का प्रभाव क्या पड़ता है। यानी भौतिक चीजों पर अगर हम बात करें तो मानव का प्रभाव कैसे है, साथ साथ मानव के मामले में प्रकृति की प्रभाव की समीक्षा शामिल है। यानी पर्यावरण का मानव पर प्रभाव क्या पड़ता है उसको समीक्षा की जाती है, ठीक है, इसको देखा जाता है। देखो मानव पर पर्यावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, नेचर का प्रभाव क्या पड़ता है, इसको देखा जाता है या इसकी समीक्षा की जाती है। पॉइंट नंबर 1, जिसमें देखा क्या देखा, जिसमें क्या प्रत्येक हमेशा प्रवाह में होता है और दूसरे को प्रभावित करता है। यानी जो पर्यावरण होता है, हम क्या देखो, मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित करता है और पर्यावरण का मनुष्य, यानी एक दूसरे को क्या करता है भैया, प्रभावित करता है। देखो अगर मैं सिंपल सी अगर बात करूं, पर्यावरण में अगर मान लो पर्यावरण प्रदूषण होगा
तो प्रदूषण क्यों हो रहा? अगर पर्यावरण का दोहन हो रहा है, अगर पर्यावरण प्रदूषण हो तो क्या मानव ही तो पर्यावरण को प्रदूषित करा, और जब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो मानव को क्या करेगा? वो नुकसान करेगा ना। यानी दोनों क्या है, एक दूसरे में अंतर क्रिया करते हैं। यानी अगर पर्यावरण का नुकसान होता है उसमें मानव की भूमिका है, अगर पर्यावरण को अगर नुकसान होगा और उसको दोहन होगा, यानी पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण, तो मानव को भी क्या करेगा? वह कैसे एक प्रकार से दिक्कत का सामना करें। यानी कह सकते हैं कि अगर यानी एक दूसरे से क्या करते हैं? अंतर क्रिया कर रहे हैं, यानी रिलेट कर रहे हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है भाई मेरे कि जो पर्यावरण है, अगर पर्यावरण में प्रदूषण होता है, पेड़ों की कटाई होती है, यानी पर्यावरण को किसी प्रकार से अगर नुकसान पहुंचता है तो हम मानो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। पॉइंट नंबर। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि अगर पर्यावरण का प्रदूषण होगा, अगर पर्यावरण पर किसी प्रकार का अगर आप कह सकते हैं कि पर्यावरण की हानि होगी, तो मनुष्य को भी उसको क्या कह सकते हैं? एक प्रकार का उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे मान लो जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो गया है, मानव ने क्या कर दिया? पेड़ और काट दिए हैं, जंगल वन साफ कर दिए हैं, पानी बरस ही नहीं रहा है, तो क्या पर्यावरण खराब हो गया। लेकिन मानव को भैया सूखा पड़ जाएगा तो मानव भी उससे क्या होगा? एक प्रकार से प्रभावित हो जाएगा। यानी पर्यावरण और मानव की अगर दोनों क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं भाई मेरे? अंतर क्रिया कर रहे हैं, यानी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अगर इन्वायरमेंट खराब हो रहा है तो भैया इंसान खराब कर रहा है, कहने का मतलब यह है अगर इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा तो मानव के जीवन पर भी समस्या आ जाएगी। यानी दोनों, अगर एक पर प्रॉब्लम आती है तो दूसरा भी उससे प्रभावित हो जाएगा। इस बात को यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। इसी बात को इसी में याद कर, यानी इसी को लेकर के यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये कह रहे हैं, दूसरा देखो यहां पर दूसरे को प्रभावित करता है। यह मानव इतिहास तथा पृथ्वी और पृथ्वी पर जीवन को एक संपूर्ण संदर्भ में रखता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह मानवता की मानव इतिहास की सबसे बड़ी कहानी या हिस्सा जिसमें एक अपनीयता है। यह मानव केंद्रित आख्यान, यानी देखो पर्यावरण, अगर हम पर्यावरण की बात करें तो मानव को उसमें केंद्र में रखा जाता है, यही सेंटर में है मनुष्य। देखो अगर पर्यावरण कहीं से भी प्रदूषित हो रहा है, अगर पर्यावरण कहीं से भी खराब हो रहा है तो उसमें मानव की गलती है सेंटर में, यानी मानव केंद्रित हम बात करते हैं, ठीक है। अगर पर्यावरण खराब भी हो जाएगा तो मानव को ही वह प्रभावित करेगा, ठीक है। माने क्या है? मानव केंद्रवाद, यानी क्या है? मानव केंद्रवाद की इसमें क्या आख्यान की चुनौती दी गई है। दूसरा क्या? दूसरी अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के रूप में, दूसरा अगर बात करें तो किसमें? सेकंड हम किसमें देखते हैं? सांस्कृतिक और बौद्धिक इतिहास के रूप में इसको देखते हैं। देखो यह समाज की प्रकृति, यह समाज और प्रकृति के बीच संबंध के बारे में मनुष्यों, यानी क्या पर्यावरण क्या बताता है? समाज और प्रकृति में किस प्रकार से संबंध है, यानी समाज और प्रकृति में किस प्रकार के संबंध है, इसके बारे में सोचता है। साहित्य, धर्म और मौखिक परंपराओं की प्रकृति के बारे में छवियों पर केंद्रित होता है। यानी क्या कहता है कि भैया अगर पर्यावरण के इतिहास की अगर हम बात करें तो क्या करता है? समाज और प्रकृति में के बीच संबंधों के बारे में मनुष्य क्या सोचता है? साहित्य के बारे में, धर्म के बारे में या मौखिक परंपराओं के बारे में वह क्या सोचता है, उसके बारे में क्या करता है? उसका ध्यान केंद्रित करता है। यह कैसे बदल गए हैं, वह उनके समाज के बारे में क्या दर्शाते हैं, जिन्हें उत्पन्न के, इनको बताता है। तीसरा अगर देखोगे, तीसरा क्या बताता है? तीसरा क्या करता है? मुख्य रूप से राजनीतिक और नीति संबंधी पर्यावरणीय इतिहास। यह समाज के और प्रकृति के बीच, प्रकृति से संबंधित मामलों को सामाजिक समूहों के बीच क्या करता है? संबंधों को विनियमित करने का। देखो क्या करता है? जो पर्यावरण क्या करता है? समाज और प्रकृति के बीच, समाज और प्रकृति के बीच जो सामाजिक समूह हैं उनके बारे में बताता है। देखो पर्यावरण क्या करता है? समाज और प्रकृति के बीच कैसे संबंध होने चाहिए, कैसे रिलेशन होना चाहिए। भैया इसको जो पर्यावरण क्या बताता है कि प्रकृति के प्रति हमारा क्या होना चाहिए और समाज के प्रति हमारा क्या है, दोनों चीजों को क्या करता है? यह एक प्रकार से संबंधों को कैसे बेहतर बना जाए। भाई देखो अगर मैं बात करूं, हमारा जो समाज है और प्रकृति और समाज के बीच क्या है? इससे संबंधित जो मामले होते हैं, इनके सामाजिक समूहों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। देखो भैया प्रकृति के बीच और समाज के बीच संबंध बेहतर बने। अरे भैया जब समाज सही से रहेगा, सजग रहेगा, तभी तो प्रकृति को बचाएगा। यानी प्रकृति के लिए समाज जरूरी है और समाज के लिए प्रकृति, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं? बहुत ज्यादा संबंध है, बहुत ज्यादा रिलेशन है। अगर मैं बात करूं, जब प्रकृति रहेगी तभी तो समाज रहेगा। प्रकृति नहीं रहेगी, नेचर रहेगा ही नहीं, इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो समाज बचेगा कहाँ से? लोग थोड़ी बचेंगे समाज में। अगर मैं बात करूं, अगर लोग ही खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, तो प्रकृति का होगा क्या? यानी दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। क्या करते हैं? विनियमित हैं, यानी इतिहास से संबंधित रहते हैं। इसको बताया जा रहा है, ठीक है। यही है। आगे क्या बता रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा।
पर्यावरण इतिहास में महान विविधता इसलिए यानी कह रहे हैं पर्यावरण इतिहास में विविधता इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानव जाति और शेष प्रकृति के बीच परस्पर संबंधों के सार्थक अध्ययन के लिए विभिन्न स्थानों तथा पारिस्थितिक अलग अलग तरीकों की आवश्यकता है। यानी कह रहे हैं कि पर्यावरण इतिहास में विविधता यानी भिन्नता यानी कहा जा रहा है पर्यावरण इतिहास में हमें विविधता यानी भिन्नता हमें इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि मानव की जो मानव जाति है, ठीक है, मानव जाति विशेष प्रकृति के बीच क्या करती है, पारस्परिक संबंधों का क्या करती है, सार्थक अध्ययन के लिए क्या है, क्या करती है, पारस्परिक जो संबंध है उनके क्या है, सार्थक अध्ययन के लिए क्या करती है, विभिन्न स्थानों तथा परिस्थितियों का अलग अलग तरीके से अध्ययन करने की आवश्यकता है। नहीं कह रहा कि भैया जो मानव है और जो उसके बीच नेचर है, जो प्रकृति है, उसका क्या करना पड़ेगा, मानव जाति और प्रकृति का हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हम उन चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तरीकों से अध्ययन करने की या कह सकते हो तरीकों से आवश्यकता है। पर्यावरण इतिहास में बहुविषयक यानी जो पर्यावरण का इतिहास है वो बहुविषयक है, यानी उसमें सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, यानी बहुविषयक है तथा अंतर विषय दृष्टिकोणों पर बड़ी निर्भरता है। चूंकि पर्यावरण इतिहास अभ्यास के लिए पर्यावरण इतिहास क्या कह रहे हैं, चूंकि पर्यावरण इतिहास क्या करता है, अभ्यास के लिए गैर मानव दुनिया के बारे में जानकारी की एक बड़ी यानी जो कह रहे हैं कि जो पर्यावरण इतिहास है यह मानव के अभ्यास के लिए गैर मानव दुनिया के बारे में क्या करता है, बड़ी श्रृंखला में क्या करता है, आवश्यकता होती है। इसलिए मानक इतिहासकार प्रथागत प्रकाशित तथा अभिलेखीय ग्रंथ जो होते हैं पर्यावरण इतिहास में नियमित रूप से जैविक अभिलेखागार जो होते हैं, और जैसे मिट्टी के प्रकार के होंगे, जैसे मिट्टी के प्रकार जो पिछली भूमि उपयोग प्रथाओं में बन सकते हैं। देखो क्या कर रहे हैं, पारिस्थितिक आला तथा पारिस्थितिक एक महान विविधता को भरने की आवश्यकता है। देखो यहां पर कहा जा रहा है कि आपको ये बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या करें, तो यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि जो पर्यावरण का इतिहास है यह अभ्यास के बारे में क्या करता है, मानव की क्या करता है, जानकारियों की एक बड़ी श्रृंखला है। यानी मानव पर्यावरण इतिहास के बारे में, पर्यावरण इतिहास से क्या कर सकता है, हर चीजों को जान सकता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें जान सकता है, या ज्यादा से ज्यादा चीजों के बारे में जानकारी ले सकता है या इंफॉर्मेशन ले सकता है। मिट्टी कैसे बनती है, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा, यानी पर्यावरण इतिहास जो है वह मानव को ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण के बारे में या उसको अभ्यास करने के बारे में क्या करता है, बहुत सारी जानकारियां प्रदान करता है। यही बातें इस पूरे में बताई जा रही हैं, ठीक है। इस पूरे में अगला जो इंपॉर्टेंट है 1.3 में आएगा, 1.3 में क्या आएगा, ध्यान सुनेगा। इसमें क्या है, जैसे पर्यावरण इतिहास के वाद विवाद, ये कहा जा रहा है भैया कि पर्यावरण जो इतिहास है उसमें किस प्रकार के विवाद चल रहे हैं, ठीक है, यानी किस प्रकार से उसमें डिबेट है। वाद विवाद का मतलब होता है भाई मेरे किस प्रकार से डिबेट हो रही है, ठीक है, यानी पर्यावरण इतिहास को लेकर के पूरे वैश्विक परिदृश्य में, इंटरनेशनल में, चाहे आप देश की बात करो चाहे किसी क्षेत्र की बात करें, तो वहां पर पर्यावरण को लेकर के भैया वाद विवाद क्या बने हुए हैं, ठीक है, यानी किस प्रकार से डिबेट बन रही है, ठीक है। उसमें क्या देखोगे, पहला पॉइंट क्या रहेगा, पर्यावरण नैतिकता, मानव केंद्रवाद, पारिस्थितिक केंद्रित। देखो पर्यावरण नैतिकता का मतलब समझते हो, नैतिकता का मतलब भैया ये होता कि मानव अपनी जिम्मेदारियों को स्वयं समझे। क्या कर रहा है, मानव अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझे, यानी जो पर्यावरण है वह मानव केंद्रित है। यानी पर्यावरण क्या है, मानव, अगर पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, क्या करूं, अगर पर्यावरण खराब हो रहा, अगर इन्वायरमेंट को किसी प्रकार की हानि पहुंच रही है, तो क्या है, मानव केंद्रित है, यानी पर्यावरण जो है पूरा तरह मानव के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, ठीक है। यानी पर्यावरण में सबसे लेकर के बड़ी बहस बनी हुई है कि कुछ लोग कहते हैं जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है वह मानव के आसपास ही घूम रहा है, बल्कि भैया दूसरे लोग क्या कहते हैं, यह पारिस्थितिक तंत्र केंद्रित है, यानी वो कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के, यानी जो पूरा अगर बात करें जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कह सकते हैं प्रकृति के जो पूरा उसके इर्द गिर्द घूमता है, इसको लेकर के वाद विवाद। यानी कह सकते हो कि इतिहासकारों में भैया कुछ इतिहासकार कह रहे हैं या पर्यावरण इतिहासकार कह रहे हैं कि जो प्रकृति है यानी जो पर्यावरण है वो मानव के इर्द गिर्द घूमता है, मानव के केंद्र में है, मानव उसके केंद्र में है, उसके इर्द गिर्द वो सारी सिस्टम पूरा चलता है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यह पारिस्थितिक केंद्रित है। क्या कैसा केंद्रित है, कहते हैं पारिस्थितिक केंद्रित है, यानी परिस्थिति जैसे, यानी पारिस्थितिक, यानी एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं। लेकिन अन्य लोग यही इसको लेकर के क्या है, एक विवाद और डिबेट का विषय बना हुआ है, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। देखो केंद्रवाद पर्यावरण के बारे में नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहस की समग्र मांग, यानी जो पर्यावरण केंद्रवाद है,
केंद्रवाद जो पर्यावरण है उसमें नैतिक, राजनीतिक और कानूनी बहस की समग्र पशु अधिकारों की सक्रियता देखने के लिए राज्य का दर्शन और उदय। देखो उसमें अगर बात करें तो पर्यावरण जो केंद्रवाद है उस नैतिक, राजनीतिक तथा कानूनी बहस की तथा पशु अधिकारों की सक्रियता हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यानी पशु के भैया अधिकार होने चाहिए, नैतिक यानी मनुष्य नैतिक होना चाहिए, राजनीतिक तथा कानूनी बहस तथा पशु अधिकारों की हमें क्या दिखती है, सक्रियता, यानी पशु अधिकारों को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। क्या है भैया, जानवरों को हानि न पहुंचे, पर्यावरण को बचा जाए, इसको बोलते हैं पशु सक्रियता। ठीक है, देखो तथा दर्शन का उदय हुआ है। और पहली पर्यावरण नैतिकता में कुछ आयाम है, कुछ देखो पर्यावरण आयाम का नैतिकता का मतलब होता है कि जो आम इंसान है, ठीक है, जो हम लोग है ना, अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को समझे। यानी भैया पर्यावरण बचाने के लिए हमारी क्या है, एक प्रकार से नैतिक जिम्मेदारी है, सबकी भाई नैतिक जिम्मेदारी। ये कहा जाता है कि सभी जो दुनिया में भैया जितने लोग हैं या देश में जितने लोग हैं वह अपने पर्यावरण के प्रति जो नैतिकता है, नैतिकता का मतलब इस जैसे एक बच्चा है, बच्चे की नैतिकता क्या है कि माँ बाप का ख्याल रखे, अगर मैं बोलूँ तो बच्चे के क्या है कि नैतिक जिम्मेदारी। उसी प्रकार से हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण को बचाए, पशु अधिकारों, इसी को बोलते हैं नैतिकता। यानी जो आपको नियम कानून नहीं बनाया जाएगा बल्कि आपको वैसे ही उसको बचाने के लिए उसको लिए आपको आगे आने की जरूरत है। यहां पर कहा जा रहा है कि पर्यावरण नैतिकता, यानी पर्यावरण नैतिकता की बात ये रही कि आपको नैतिक आधार पे खुद से ही क्या कर रहा हूं, खुद से ही पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए आपको आगे आना पड़ेगा ही। इसको बोलते हैं नैतिकता या नैतिक जिम्मेदारी। जो नियम कानून नहीं बनाए जाएंगे, जो लॉ नहीं बनाए जाएंगे, बल्कि आम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपनी जिम्मेदारी को स्वयं समझेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए पर्यावरण जरूरी है। इसलिए सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वह पर्यावरण के प्रति, चाहे पशु अधिकारों की बात हो, चाहे कानूनी, चाहे नैतिक राजनीति, तो अपनी नैतिकता को माने समझे और पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को लेकर के जो चीजें हैं उसको सजग रहें या जागरूक रहें, अपनी नैतिक जिम्मेदारी। मानव केंद्रवाद का मतलब कि यानी पर्यावरण को अगर हम मानव को केंद्र में रखकर हम पर्यावरण के अगर अध्ययन कर रहे हैं तो मानव अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का वहन करे भाई। यहां पर एक कहा जा रहा है कि अगर हम ध्यान सुना मैं कह रहा हूं, अगर हम पर्यावरण को ले रहे हैं, अगर पर्यावरण में अगर हम मानव को केंद्र में रखें तो मानव जो इंसान जो है अपनी नैतिक चीजों को समझे। भैया नैतिक जिम्मेदारी कि भैया पशु ना मारे जाए, पशुओं को ना काटा जाए, या पशु अधिकार रक्षा हो, पेड़ पौधे ना कटें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। यानी आप अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी सबकी है वह अपने क्या करें, लोग उसको निर्वाह करें। यानी अगर मानव केंद्रवाद का मतलब होता है कि मनुष्य अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे। ठीक है, और पारिस्थितिक केंद्रवाद का मतलब क्या था, ठीक है, अगर यहां पर देखोगे पारिस्थितिक केंद्रवाद का मतलब होता है कि दोनों लोग अपनी नैतिक प्रकृति की भी नैतिक जिम्मेदारी है और मनुष्य की भी नैतिक जिम्मेदारी है, दोनों चीजों को यहां पर बताया जाता है। पारिस्थितिक यानी पारिस्थितिक तंत्र की भी बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, मानव केंद्रवाद का मतलब था कि एक तरह से मानव ही कहीं न कहीं उस पर वो केंद्र में रखा जाएगा और मानव अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करे। ठीक है, इसको लेकर बात की। देखो इसमें अब कुछ और भी चीजें देखो क्या कहते हैं, मानव केंद्रवाद क्या है इसका उल्लेख करते हैं कुछ पर्यावरणविद इसकी आलोचना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर देखोगे एंथ्रोपोस्टिलिज्म और मानव केंद्रवाद जैसे कि आमतौर पर पर्यावरणीय नैतिकता और दर्शन में समझा जाता है, उसे दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसमें गैर मानव प्रकृति को मुख्य रूप से प्राथमिक मानवीय प्राथमिकताओं की संतुष्टि या व्यापक महत्व हिंदुओं में योगदान देने के लिए महत्व दिया गया है। देखो यहां पर मानव केंद्रवाद का मतलब होता है कि देखो क्या करें, मानव केंद्रवाद वैश्विक दृष्टि से अलग अलग पौधे, जानवरों, आबादी, जैविक समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र को केवल सहायक माना जाता, आधारभूत नहीं। यानी कहते हैं कि मानव केंद्रवाद में यह माना जा रहा है कि चाहे भैया पौधे हैं, जानवर हैं, आबादी है, ये सारी चीजों में क्या है, इनको सहायक माना जा रहा है, आधारभूत नहीं। और मानव को ही ज्यादा से हम कहते हैं कि भैया वो चीजों के लिए सामने आए, कि मानव को केंद्र में रख करके जब हम पर्यावरण चीजों को देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मानव केंद्रवाद को लेकर के एक बड़ी बहस है। दूसरी ओर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता है कि मनुष्य प्रकृति का हिस्सा है। देखो दूसरी ओर क्या कहते हैं, क्या माना जाता है, दूसरी ओर पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता क्या है, मनुष्य क्या है भैया, प्रकृति का एक हिस्सा है और जीवन के जाल का सम्मान करने, यानी जीवन के जाल का सम्मान करने तथा मानव केंद्रवाद के वैचारिक प्रभुत्व के कारण
उसे हुए नुकसान को ठीक करने की जिम्मेदार है। यानी यही कह रहा कि जो मनुष्य है क्या करें, यहां पर देखिएगा, यहां से यहां तक देखो, ये क्या करें, दूसरी ओर क्या कर रहे हैं कि जो मानव पर्यावरण केंद्रवाद स्वीकार करता है कि देखो, मानव पर्यावरण केंद्रवाद ये स्वीकार करता है कि जो मनुष्य है वह प्रकृति का क्या है, एक हिस्सा है, ठीक है, और जीवन के जाल का सम्मान करना, यानी भैया जीवन के जाल का या प्रकृति का सम्मान करना तथा केंद्रवाद में वैचारिक प्रभुत्व को कारण जो नुकसान हुआ उसको ठीक करने के लिए उसको जिम्मेदार मानता है। यानी कहा जाता है कि मानव पर्यावरण प्रकृति का एक अहम हिस्सा है और उसको क्या करें, प्रकृति को जो सारा नुकसान हुआ उसको ठीक करने की सारी जिम्मेदारी है किसकी है भाई मेरे, मानव की ही है। यानी पर्यावरण को अगर किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, इंसान की है। यानी हम मानव केंद्रवाद में कहते हैं कि अगर प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, ध्यान सुना, अगर प्रकृति को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है तो क्या है, मानव केंद्रवाद कहता है कि उसे नुकसान को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है, मानव की है। यानी मानव की कहीं कहीं गलती है, क्योंकि भैया आप प्रकृति का, क्योंकि मनुष्य को हम केंद्र में रखकर कर रहे हैं, ठीक है। उसको यह दावा करता है कि पारिस्थितिक क्षेत्र और जीवन के सभी अन्य सुरक्षित तथा और मानव के अन्य सभी जीव प्रकृति द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र और प्रक्रियाओं पर पूरी तरह क्या कर रहे हैं कि देखो, जो सभी जीव हैं, प्रकृति में जितने जीव हैं वो क्या है, पारिस्थितिक तंत्र प्रक्रियाओं पर पूरी तरीके से, देखो अगर बात है इस वातावरण में जितने भी जीव हैं वो क्या हैं, अपनी पारिस्थितिक जो तंत्र है उनकी प्रक्रियाओं पर क्या है, सब पूरी तरीके से निर्भर हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए अकेले मानव केंद्रवाद क्या कर रहे हैं, जैव विविधता यानी जीवों में जो विविधता है, जो वैरायटी है, उसके लिए अकेले मानव केंद्रवाद संरक्षण नीति पूरी तरीके से अपर्याप्त है। यानी कह रहे हैं कि भैया अगर हम जीवों में जैव विविधता बचाना है तो अकेले मानव केंद्रवाद, अकेले मानव उस नीति को अपर्याप्त है, वो नहीं कर पाएगा, इसको बता रहे हैं, ठीक है। यह नैतिकता मनुष्य के सभी क्या कर रहे हैं, यह नैतिकता मनुष्य के सभी हितों, सभी प्रकृति पर लागू होती है। होमो स्पेनियंस को विकास की परिणति के रूप में नहीं बल्कि कई प्रजातियों के बीच एक प्रजाति के रूप में मानते हैं, ठीक है। पर्यावरण की देखो क्या करें, पर्यावरण की नैतिकता इस बात का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रकृति दुनिया को कैसे नियंत्रित करती है, यानी प्रकृति दुनिया को कैसे नियंत्रित करती है। यानी मानव केंद्रवाद का मतलब होता है कि मानव जो है, ठीक है, वही मानव केंद्रवाद का मतलब है कि जो भी चीजें हैं कि मानव को केंद्र में रख करके अध्ययन किया जा रहा है, और अगर प्रकृति में अगर किसी प्रकार का कुछ नुकसान होता है, प्रकृति का डैमेज होती है, तो मानव इसके लिए जिम्मेदार है, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी उसी की, हम उसको केंद्र में रख करके चीजें कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्या आपका रहेगा, इसी में एक पॉइंट है, क्या है, मानव केंद्रवाद और एंथ्रोपोसीन, ठीक है। इसको देखो इसमें मानव केंद्रवाद को जो नेक्स्ट हेडिंग में क्या बनाओगे, देखो क्या, देखो एंथ्रोपोसीन सबसे पहले हाल के समय में अवधि में जो वैश्विक स्तर पर पृथ्वी प्रणाली पर मानव द्वारा प्रभाव के विशिष्ट बना है और जो समान रूप से औद्योगिक युग से मेल खाता है। यानी कह रहे हैं कि जो मानव केंद्रवाद है प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि औद्योगिक युग की भाई मेरे शुरुआत हुई है, ठीक है। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो क्या पृथ्वी प्रणाली में एक चीज क्या है जो सामान्य रूप से क्या है, औद्योगिक युग से मेल खाता है। पर्यावरण इतिहासकारों के लिए प्रकृति मनुष्य की कहानी की यानी पर्यावरण इतिहास ये कहते हैं, देखो पर्यावरण के जो इतिहासकारों क्या कहते हैं कि मनुष्य की कहानी क्या है, इतिहासकार मानते हैं प्रकृति जो है, प्रकृति क्या मनुष्य की एकमात्र कहानी है, पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि प्राकृतिक जो परिदृश्य है, मानव का हाथ तथा मानव के पदचिन्ह है। यानी प्रकृति का जो परिदृश्य है क्या है, मानव जैसा रहता है, मानव का जैसा हाथ है, मानव जैसा स्वभाव है, उसका पदचिन्ह है। यानी मानव जैसा है, मानव जैसा व्यवहार करता है, प्रकृति वैसे ही रहेगी, ठीक है। क्या है, मानव जैसा रहेगा, उसकी क्या वो पदचिन्ह है, ठीक है। इसको वैज्ञानिक और इतिहासकार अब इस बात से सहमत हैं कि पूरे इतिहास में मानव या मानव के निवास स्थान को करें। वैज्ञानिक और इतिहासकार क्या कहते हैं, इस बात से मानते हैं, सहमत हैं भैया कि पूरे इतिहास में जो मानव है यानी जो हम लोग हैं उनके जो निवास स्थान है उनको संशोधित किया जा सकता है। यानी मानव क्या करता है भैया, अपने निवास स्थान को बदल सकता है या संशोधित कर सकता है। लेकिन पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिकों ने पाया है कि मानव और वैश्विक पर्यावरण के बीच में मात्रात्मक और गुणात्मक बदलाव नहीं कर रहा है कि देखो मानव का जो निवास स्थान है उसको बदला जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि पिछले लगभग 50 वर्षों में देखेंगे तो
जो वैश्विक पर्यावरण है उसमें क्या है, उनमें जो संबंध है उसमें मात्रात्मक और गुणात्मक क्या है, बहुत ज्यादा बदलाव यानी डिफरेंस है। यह प्राकृतिक यह जो दृष्टिकोण है प्रासंगिक है, यह कह रहे हैं कि यह जो दृष्टिकोण है हमें प्रासंगिक दिखाई देता है, क्योंकि नई जो प्रौद्योगिकी है तेजी से प्रकृति को बदल रही है। देखो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा बदलाव हो रहा। अगर प्रेजेंट टाइम में देखोगे भैया कि पर्यावरण पूरी तरीके से बदल गया है। आज के 50 साल पहले या 100 साल 200 साल पहले जैसे प्रकृति थी आज वैसी प्रकृति है नहीं, है ना। आज के 500 साल पहले जैसे प्रकृति नेचर था वैसा नहीं। आज के 30-35 साल पहले ही बात कर लो, अरे जब आप 10-12 साल के थे उस टाइम का नेचर इन्वायरमेंट कैसा था, आज का नेचर इन्वायरमेंट कैसा है, बदलाव है ना। यानी प्रौद्योगिकी ने क्या कर दिया है, प्रकृति को पूरी तरीके से क्या कर रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। नहीं, हमारा जो नेचर है, जो इन्वायरमेंट क्या हो रहा है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। मानव प्रेरित यानी मानव जनित जो परिवर्तन है अब गंभीर और शायद पूर्ण अभूतपूर्व दर से यानी कह रहा है अब बहुत गंभीर हो गया है। यानी मानव जनित यानी मानव क्या कर रहा है, बहुत तेजी से प्रकृति को बदल रहा है और यह गंभीर परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। आप देख भी रहे पर्यावरण जो इतना बदल रहा है, इतना चेंज हो रहा है, क्या हमारे सामने गंभीर परिणाम ही आने वाले हैं या पैमाने के दर पर आए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से देखो यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर हम पिछले कुछ दशकों की अगर बात करें तो क्या हो रहा है, प्रकृति बहुत तेजी से हमारी बदल रही है। ठीक है, यानी हमारी जो प्रकृति है, जो नेचर क्या है वो बहुत तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, यानी इसमें बहुत तेजी से जो परिवर्तन हो रहा है इसमें इसका कि जो हमारी प्रणाली है यानी औद्योगिक प्रणाली जो है मानव जो विकास है, डेवलप, उसको अंधाधुंध विकसित कर रहा है। यानी हमारी जो प्रणाली हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा अंधाधुंध रूप से विकसित करने चले जा रहे हैं। यानी अब हम क्या है, गंभीर परिणाम यानी परिवर्तन में गंभीरता और शायद अभूतपूर्व दर से पैमाने पर सामने आए हैं। यानी अब जो परिणाम हो ज्यादा है, यानी मानव जाति जो कर रही है उसके परिवर्तन, यानी मानव जाति यानी मानव क्या पूरी तरह अब उसकी जो टेक्नोलॉजी हम अब क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, इससे क्या है कि पूरा जो इन्वायरमेंट है यानी जो इन्वायरमेंट है वह तेजी से क्या हो रहा है, वह बदल रहा है, या उसमें आप कह सकते हो कि परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें एक चीज और, बस इतना ही ज्यादा था, इसमें इतना ही ज्यादा था, इसमें बहुत ज्यादा है नहीं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें देखिएगा, ठीक है, इसमें देखो अगला क्या रहेगा हमारा, क्या है 1.4 क्या है, दीर्घकालिक इतिहास यानी होलोसीन। इसमें देखोगे दीर्घकालिक इतिहास, इसमें क्या लिखेंगे, होलोसीन। देखिएगा क्या है इसमें पॉइंट, क्या है, शिकारी संग्रहकर्ता। देखो बताया जा रहा है कि भैया जो मनुष्य है वह लंबे समय तक शिकारी ही रहा है। अगर हम प्रकृति की बात करें, जब मानव का जन्म हुआ है, जब मानव नेचर पर आया था, जब हम लोग पृथ्वी पर आए थे तो मानव क्या करता था, जंगलों में जाता था, शिकार करता था। ठीक है, यही मैं दोनों चीजों को बता दूंगा लास्ट, पहले शिकारी संग्रह करता, फिर इसमें खेती की बात की गई, उसमें देखेंगे। देखो मनुष्य जब आया है इस नेचर पर, पृथ्वी पर हम आए तो हम क्या लंबे समय तक हमने क्या है, शिकार किया है। लंबे समय तक भैया धनुष बाण लेकर के शिकार करते रहते थे, जंगलों में घूमते रहते थे। ठीक है, जंगलों में घूमते रहते थे, उसके बाद क्या था, आग का आविष्कार हो जाता है। ठीक है, यानी मानव जो है वो लंबे समय तक, अगर मैं बोलूं तो लगभग भैया बहुत सालों तक, बहुत लॉन्ग टर्म तक क्या मानव क्या करता था, वह जंगलों में शिकार करता था। और जो कह सकते कि पशु जो पक्षी होते थे ये इनको मार करके खाना इनका आम रोल रहा। ठीक है, ये करता था। बीच में क्या होता, आग का आविष्कार हो जाता है। आप पता भी होगा क्या होगा, बीच में एक चीज और आ जाती भैया, आग आ जाती है। लंबे समय तक जो मनुष्य था क्या करता था, शिकारी ही बना रहा, धनुष बाण लेकर के जंगलों में घूमते रहते थे लोग, कहीं तीर शेर मार रहे हैं, कहीं चीता मार रहे हैं, कहीं भालू मार रहे हैं, कहीं हाथी मार रहे हैं। इस प्रकार से जंगली जानवरों को मार करके खाना उसका एक कह सकते पूरा लाइफ थी। लंबे समय मनुष्य खेती नहीं करता था, क्या था, खेती नहीं करता था। ठीक है, इसमें एक सेक्शन आएगा शिकारी संग्रह करते में, यही बताया, शिकारी संग्रह करते में आपको यही बता रहे हैं कि लंबे समय तक, यानी लंबे समय तक जो अपने परिवार को जो पालन पोषण होता था वो मानो लगभग 10,000 से पहले अधिकतम 43 पीढ़ियां बन रही, यानी बहुत लंबे समय तक हमने क्या जानवरों का शिकार किया। इससे क्या होता, जानवर बड़ी संख्या में क्या होता भाई मेरे विलुप्त होने लग जाते हैं। अब मान लो तुम लंबे समय तक भैया हजारों साल तक तुम क्या करो, जंगलों में तीर धनुष लेकर के घूम रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, क्या होगा, एक जगह से जानवर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। भाई समाप्त हो ही जाएगा, खत्म तो हो ही जाएंगे ना।
अब कितना मारोगे, एक जगह से खत्म हो जाएंगे। यानी क्या होता है कि बड़ी संख्या में जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी उनको बोलते हैं भैया जो अपने दूध पिलाते हैं, बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनको हम बोलते हैं स्तनधारी, ठीक है। नहीं कह सकते लंबे समय तक जो मनुष्य क्या करता था वह शिकार करता है, लेकिन क्या होता है धीरे धीरे जो क्या होते हैं जानवर वो विलुप्त होने लग जाते हैं। अब जब तुम मार के सब सारा खा ही जाओगे तो बचेगा क्या, ये विलुप्त होने लग जाते हैं, ठीक है। जब ये खत्म होने लग जाते हैं, उसमें इतिहासकार इस घटना को मनुष्य के उत्थान से जोड़ते हैं। यह सिद्धांत जोर पकड़ रहा है कि हालांकि इसे अभी तक पूरी तरह स्वीकार नहीं किया, लगभग 1200 साल पहले हिमनाद की समाप्ति के बाद दुनिया की जलवायु वातावरण में एक आधुनिक रूप से धारण किया है, जिसमें देखो ये कह रहे हैं कि जो मानव था वह लंबे समय तक जानवरों को मार करके खाता रहा और सेवन करता रहा। खेती लंबे समय तक हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा क्या कह रहे हैं कि जो शिकारी जो था, शिकारी संग्रहकर्ता जो मनुष्य था, ये आसान है। क्या था, ये आसान है, ये बहुत सिंपल था, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था, उठो जाओ तीर चलाओ और मार के खा लो, और बीच में आग का आविष्कार हो जाता काम होगा। लेकिन जब मनुष्य ने क्या किया, इसमें खेती वाला सेक्शन जब आएगा तो ठीक है, लंबे समय तक यानी शिकारी से कृषक की नगरवासी में परिवर्तित से समय, अगर देखो जब वो शिकारी था, शिकारी से जब वो किसान में बदलेगा तो उसकी एक लंबी प्रक्रिया चली थी, ठीक है। इसमें एक सेक्शन आएगा, मैं बता भी देता हूं कहां पर रहेगा। हाँ, कृषक समुदाय में ये तो शिकारी संग्रह करता, तो समझ जाओ क्या करता था, जब मनुष्य क्या करता था भैया, शिकार करता था, और लंबे समय तक शिकारी रहा है। लगभग अगर आप हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक मनुष्य शिकारी के रूप में रहता था, जंगलों में शिकार करता था, बीच में आग का आविष्कार होता है, यहां तक चलता रहा। लेकिन मनुष्य लंबे समय तक जब शिकार करता रहा तो बीच में क्या होता है कि बहुत सारे जीवों की क्या होती है, कमी हो जाती है, विलुप्त हो जाते हैं। ऐसे समय में क्या होता है, कृषि समुदाय की शुरुआत होती है, खेती की शुरुआत की जाती है, और खेती जब शुरू कर जाती है तो बहुत परिवर्तनों की बात की गई थी। एक बात करो, खेती जो होती थी ना, खेती के लिए मेहनत बहुत ज्यादा थी। ऐसे भी आप समझोगे कि मनुष्यों ने जब खेती करना आरंभ किया, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग आए खेती करना, तो ये मुश्किल था भैया, इसके लिए करना पड़ता, रुकना पड़ता था, बसना पड़ता था, इसमें मैं 6 महीने लगाने पड़ते थे तब आके कुछ निकलता था। वो शिकारी में क्या था, तीर धनुष उठाओ या अपने क्या पत्थर के जो औजार होते थे उनसे ले जाकर उनसे शिकार कर लेते थे, ठीक है। लेकिन जब वह कृषि समुदाय के रूप में आए, जब वो खेती करने लग गए, तो खेती क्या थी, खेती उनके लिए मुश्किल थी, हार्ड थी। अरे खेत को जोतना पड़ेगा, खेत को बोना पड़ेगा, 3-4 महीने उसको देखना पड़ेगा, भैया अभी गेहूं पका है, फिर वो कटेगा तो आएगा तो खाएंगे, काफ़ी टाइम लगता था। यानी क्या था, इसमें समय ज़्यादा लगता था उनको शिकारी करना, वो शिकारी लंबे समय तक। और खेती में जब वो कन्वर्ट होते हैं, यानी शिकारी संग्रहकर्ता से जो मनुष्य जब वहाँ खेती यानी कृषक के रूप में किसान, वो लंबा परिवर्तन की दौड़ था। लंबा परिवर्तन के बाद वो शिकारी संग्रहकर्ता में आता है, शिकारी से वो खेती के रूप में आते हैं, ठीक है। और खेती क्या थी, खेती मुश्किल थी आमतौर पर, ठीक है। एक ख्याति के यानी देखो क्या करें, खेती में संग्रहकर्ता और शिकार की तुलना में अधिक काम होता था। यानी संग्रहकर्ता बहुत ज्यादा काम नहीं होता, लेकिन खेती में बहुत अधिक काम होता था। आमतौर पर खराब पोषण और खराब स्वास्थ्य का परिणाम होता था। तो लोगों ने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता। मैकलिन कहते हैं खेती की परवाह के बिना लगभग 1 लाख से अधिक वर्षों तक, हिमयुग के अंत तक 700 वर्षों में मनुष्यों ने 4 महाद्वीपों में खेती के लिए कम से कम 7 बदल, जो मनुष्य था वो खेती के लिए क्या करता, बहुत ज्यादा बदलाव करा था, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, वह इसका श्रेय से पौधों की प्रजातियों और जानवरों की प्रजातियों में बढ़ते ज्ञान को देता, जिसमें भाषा के मध्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित, यानी खेती में बहुत ज्यादा बदलाव होता है। बुद्धिमान भाषा को धारण करने वाले मनुष्यों में जो गर्म जलवायु थी का आनंद ले रहे थे, ठीक है, जो कृषि के लिए संक्रमण के लिए एक संभावित पूर्वाक्षा प्रतीत होती है। लगभग 11,000 साल पहले खेती में बदलाव आया, ठीक है। बदलाव के साथ लोगों ने अपने आसपास के वातावरण को तेजी से बदला। मनुष्य इतिहास में कुछ चीजें पालतू बनाने के लिए उसे रूप से ज्यादा मायने रखती हैं। भोजन को इकट्ठा करने या शिकार करने के लिए विपरीत खेती का सामाजिक जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके लिए लोगों का श्रम की दिनचर्या के प्रति समर्पण और एक कैलेंडर रखने की आवश्यकता पड़ी। देखो भैया, जब खेती करने आए लोग ना, तो खेती करने में बड़ी दिक्कत आई, उनको जानवर वानवर भी पालने पड़े, एक कैलेंडर रखना पड़ता था। कि कैलेंडर रखने का मतलब होता कि जैसे तुम खेती करोगे तो भैया देखना पड़ेगा किस महीने में खेत में बोया जाएगा, कब नहीं बोया जाएगा। सिंचाई के लिए दुनिया भर की समस्याएं थी, लेकिन जब शिकारी थे, शिकारी में कोई समस्या ही नहीं थी,
ठीक है। यहाँ पर क्या होता था, कैलेंडर रखो, यानी घुमंतु शिकारी जब थे तो क्या था, उनके लिए बहुत आसान था खेती। लेकिन जब वो खेती और एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं तो उसमें क्या होता है, उनको कई सारी चीजें उनको आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इससे संस्कृति समृद्ध को जोड़ते हुए सामाजिक आयाम को खोल दिया। क्या था, जब उन्होंने कैलेंडर रखना शुरू किया, खेती के लिए साल 6 महीने रुकने लग गए, एक जगह पर बसने लग गए, तो इससे क्या होता है कि वह संस्कृति यानी धीरे धीरे जो संस्कृति होती है वह विकसित होने लग जाती है। पहले तो घूम घूम करके शिकार करते रहते थे, लेकिन क्या होता, जब इन्होंने खेती प्रारंभ कर दिया, यानी तब क्या था, सामाजिक आयाम के द्वार खुल गए। यानी सामाजिक चीजें यानी सामाजिक आयाम के द्वार खुलते हैं। दुनिया भर में घुमंती शिकारियों और संग्रहकर्ता के पास कुछ ही उपकरण थे जो अब दर्जनों जानवर और सैकड़े पालतू जानवर बनाने के लिए असंबंधित थे। मानव प्रभाव सबसे छोटे पैमाने पर सूक्ष्म जीव पर्यावरण को शायद अब बड़े पैमाने पर वैश्विक जलवायु में प्रकट करता है। नई प्रजातियों के निर्माण के अलावा शुरुआती किसानों ने नए परिदृश्य बनाए। वे लकड़ी और झाड़ियों को साफ करने के लिए आग और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे ताकि वे अपनी खुदाई की छड़ें और हल्का उपयोग कर सकें। दक्षिण पूर्व और एशिया में चावल के क्षेत्र में उन्हें चावल उगाने के लिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए धान के खेत, बांध और उल्पट बनाना सीखा। पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने मेड़ों को ढालना में परिवर्तित थे। देखो, उन्होंने गांव का निर्माण किया, उन्होंने अपने पशुओं के लिए चारागाह बनाने के लिए जंगलों को जला दिया। यानी मनुष्य जब खेती करने के लाया तो उसमें उसको बहुत सारा काम करना पड़ा। ठीक है भाई, जब खेती करना उन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले खेत ओत बनाना पड़ा, जंगलों काटना पड़ा, साफ करना पड़ा। यानी खेती करने जब वो आते हैं ना, उनको कई सारी चीजें करते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही है। उनको क्या, उनको भाई मेड़ ढालना पड़ा, गांव का निर्माण करना पड़ा, अपने जो पशु पालने पड़े। ठीक है, क्योंकि खेती में पशुओं का काम होता है ना, खेती ऐसा थोड़ी यहाँ से कर लोगे। अरे तीर धनुष कमान चला करके जानवर को मार के खाना आसान था, लेकिन जब वो खेती करने आते हैं तो उसमें बड़ी मेहनत करते हैं वो लोग। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब जो खेत बनाएंगे, खेत को जोतेंगे, बोएंगे, कैलेंडर वलेंडर रखना पड़ता है, कौन से महीने में कौन सी फसल बोनी है, इस यानी सब चीजों करना पड़ता था ना। जंगलों को क्या, जो जंगल थे उनको जलाना पड़ा, पशु चारागाह बनाने पड़े। किसानों ने सिंचाई के उपकरण को भी आविष्कार किया और धीरे धीरे क्या था, पूरा पर देखो मनुष्य, देखो समझो मेरी बात को, दोनों चैप्टर को समझो। मनुष्य क्या करता था, शुरू में शिकारी संग्रह करता है। शिकारी क्या करता, धनुष बाण निकल करके घूमते थे, मार करके खा लेते थे, काम चल जाता था, कुछ करना नहीं पड़ता था। लेकिन जब उन्होंने खेती करना शुरू किया तब समस्या आई, तब बदलाव आए, तब पूरा जो सिनारियो था, जो पूरा परिदृश्य था, वह बदल के रख देते हैं। ठीक है, क्या होता है, पूरा चेंज हो जाएगा। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या होता कि भाई जब वो शिकार करते थे तो शिकार करना बहुत आसान था, बहुत इजी था। क्या होता था, वो सिंपल था उनके लिए। ठीक है, आग के आविष्कार ने उसमें थोड़ी प्रगति कर दी। जब आग आती है तो उसको भून करके खाने, उसको भूंज कर खाने लग जाते हैं। लेकिन यहां तक चला, लेकिन फिर एक लंबा दौर चलता है जब जीवों की कमी होने लगी, जब पशु कम होने लगे और उनको एक संकट दिखा, तब वो खेती में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब वो खेती में आते हैं तो खेती में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खेती बहुत परिवर्तन को लेकर के आती है, पूरी तरीके से कह सकते चेंज आ गया। खेत बनाना पड़ता था और खेती करने के लिए उनको एक जगह पर बसना भी पड़ा। दूसरा क्या करना पड़ा, उनको खेत बनाने के लिए जंगलों को साफ करना पड़ा, उनको अपने साथ पशु रखने पड़े या कुछ जानवरों को उनको पालतू बनाना पड़ा। तो काफी परिवर्तन आए। तब वह जो शिकारी संग्रह करता थे वह कृषक समुदाय में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वह जो मनुष्य क्या करता था, शिकारी संग्रह करते थे, वो किसमें तब्दील हो जाते हैं, वह यह एक प्रकार से किसान बन गए। ठीक है, किसानों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि उन्होंने सिंचाई के लिए बहुत सारे उपकरण बनाए। पूरी तरीके से कह सकते हैं जो पूरा परिदृश्य था या जो आविष्कार, कई सारे आविष्कार होते हैं। आग का आविष्कार तो आपको पता होगा, आग का आविष्कार शिकारी संग्रहकर्ता में ही हो गया था जब वो शिकार करते थे। लेकिन खेती करने जब आते, जब एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं, खेत को भैया साफ करना, नदी किनारे बसना है, एक काफी परिवर्तन होते, काफी बदलाव होते हैं। तब वहां पर जाकर के उनको काफी चीजें वहां पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें एक और चीज रहेगी, जैसे बहुत सारे आपने सुना कि ज्यादातर उन्होंने नदियों के किनारे बसना, जैसे बहुत सारी घाटी की सभ्यताएं भी विकसित होती, जैसे सिंधु घाटी या गंगा के किनारे आकर के बसने लग जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर कृषि का गहरा प्रभाव पड़ा, यानी खेती करने से भैया उनका जो स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव रहा। किसानों ने अपने संग्रहकर्ता और शिकार करने वाले पूर्वजों की तुलना में एक संकुचित आहार खाया जो कुछ मुख्य भोजन पर बहुत अधिक निर्भर करता था। उन्होंने विटामिन या खनिजों की कमी के कारण खराब पोषण को अधिक खतरा होता था। उन्होंने अपने पूर्वजों की तुलना में कम मांस खाया और कम प्रोटीन प्राप्त कर रहे हैं। जो
किसान बन गए थे ना, इनके तो पूर्वज जो दादा चाचा ताऊ जो होते थे, उन्होंने तो भैया जानवर को मार करके, शेर को मार करके तो खा लिए थे। लेकिन ये लोग क्या करते थे, ये तो भोजन वोजन पर खाते थे, इनको इसलिए कम प्रोटीन मिलता था। अब मान लो जब इनके शिकारी संग्रह करता थे तो शेर को मार के खा रहे हैं, कभी बाघ को मार के खा रहे हैं, कभी चीता मार के खा ले रहा है। लेकिन जब एक खेती करना है तो दाल चावल खाना पड़ा इनको, या सब्जी रोटी खानी पड़ी, या कह सकते हो कि अनाज इनको खाना पड़ा। अनाज खाने से क्या हो गया कि इनको कम प्रोटीन मिला, यानी इन्होंने उस समय मांस को कम खाया और प्रोटीन कम प्राप्त किया। जीवित कंकालों के प्रमाण हमें बताते हैं खेती करने वाले लोग अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में छोटे थे। सबसे पहले उन्होंने गतिहीन लोगों की तरह कृषि को स्वयं के कचरे के बीच रहते थे। संभवतः वह कीड़े और अन्य परजीवियों द्वारा जठ तंत्र संबंधित रोगों से पीड़ित थे। उन्होंने गतिहीनता का रोग कहा जाता था। वह पालतू पशुओं की बीमारियों से भी पीड़ित थे। देखो पहले जो लोग थे क्या थे, बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित भी रहते थे। अब मान लो जैसे तुमने शेर को मार के खा लिया है, अब ये शेर में जो बीमारी होगी तुम्हें भी घुस जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि वो बाघ को मार के खा रहे हैं, शेर को मार के खा रहे हैं, चीता को मार के खा रहे हैं, तो बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ते थे, ठीक है। बीमार भी यानी उनको गतिहीन रोग हो जाते, उसको फर्क नहीं, बहुत सारी बीमारियां फैल जाती, ठीक है। वह पालतू पशुओं की बीमारियों से भी पीड़ित थे। क्या होता था, जो पालतू पशु होता था अगर उनसे भी कई बार पीड़ित हो जाते थे। 300 से अधिक जीनेटिक रोग पालतू जानवर से उत्पन्न होते हैं। कुत्ते, मवेशियों, भेड़ों, बकरियों, इनसे हुए। कृषक समाज भंडारण की बीमारी से भी पीड़ित था। अनाज के भंडारण ने चूहों और अन्य रोग वाहकों को आकर्षित किया। देखो एक क्या किया, जब इन्होंने खेती करना शुरू किया तो अनाज को इन्होंने भाई रखना शुरू कर दिया। अनाज का जब इन्होंने भंडारण करने लगे तो उसको चूहे आकर के खा लेते थे, यानी चूहों ने उसमें बीमारी पैदा करना शुरू कर दिया। देखो प्लेग, बुखार जैसे रोगों से ग्रस्त पाए जाने लगे। कम जल और स्तर में जंगलों की कटाई और जहां पानी जमा होता था वहां पर मच्छरों के आवास बन जाते थे। यानी कह सकते थे जंगलों की कटाई जहां पर होती थी वहां पर क्या होता भैया, पानी जमा होता था और मच्छरों के आवास बने, और मच्छरों के आवास बनने से मलेरिया अफ्रीका, एशिया और यूरोप में खेती वातावरण में अनुकूल प्रतीत रहा। खेती के आगमन के साथ ग्रामीण को कृषक समुदाय के जुनूस के संपर्क में लाया, और जिसने उनके पास क्या किया, कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, इसलिए एक दूसरे से अधिक संपर्क में थे। नहीं देखो क्या होता था, जो मनुष्य होते थे जब वो बीमार बहुत ज्यादा पड़ जाते थे या बीमारी होती थी, क्या एक दूसरे के संपर्क में आने से बचाव, यानी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा रखते थे। आज प्रेजेंट टाइम कोरोना में हो नहीं रहा, वही करें कि भैया वो बीमार ना पड़े। क्या होता था कि बीमार बहुत ज्यादा पड़ते थे, बीमार ना पड़े क्योंकि दवाई वाई बहुत ज्यादा होती नहीं थी, इसलिए एक मनुष्य क्या करता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होते थे, ये बहुत ज्यादा बचते थे, अपना क्या करते थे, बचाव करते थे, ताकि हम किसी के संपर्क में ना आए, ठीक है। उसी में से एक और हेडिंग आपके देखिए, जीव विन्यास, सॉरी जीव नहीं, जैविक विन्यास है, ठीक है। देखो क्या है हमारा नेक्स्ट, क्या है, जैविक विन्यास। देखो पर्यावरण इतिहास का चित्रण और जैविक आदान प्रदान की सूची बनाना भी मानव, कह रहे हैं पर्यावरण इतिहास में अगर हम चित्रण की बात करें और जैविक की बात करें तो इनका आदान प्रदान की सूची बनाना भी क्या है, मानव जनहित तथा प्राकृतिक दुनिया की गतिशीलता को हमारी समझ को अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। पृथ्वी पर बात करें, अगर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास को एक लंबे काल तक अधिक प्रजातियों और भूजैविक, ठीक है, जैविक भौगोलिक क्षेत्र रही हैं। यानी बात नहीं, पृथ्वी का अगर इतिहास देखोगे लंबे समय तक यहाँ पर बहुत सारी प्रजातियां रहती थी। क्या है, बहुत सारी प्रजातियां लंबे समय तक रहती हैं, अब भी रहती हैं, भूजैविक क्षेत्र में रही हैं। प्राकृतिक बाधाओं और क्या करें, प्राकृतिक बाधाओं और जलवायु संबंधी कारकों ने इन्हें प्रवास को बाधित किया। यानी देखो पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारी प्रजातियां रहती थी, बहुत सारी प्रजातियां, इनको प्राकृतिक कई सारी बाधाएं, जिससे जलवायु संबंधी कारकों से इन्होंने क्या बाधित किया। ये सभी सीमाएं मानवीय हस्तक्षेप और कभी कभी प्राकृतिक कारणों से के माध्यम से बदल गई। नहीं कह सकते कि पृथ्वी पर कह सकते कि बहुत सारी प्रजातियां रहती थी, ये जो प्रभावित होती कभी कभी मानवीय हस्तक्षेप से और कभी कभी प्राकृतिक कारणों से क्या होती थी, ये बदल जाती थी। देखो पृथ्वी पर क्या है कि बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, कई बार मनुष्य क्या करता है, पृथ्वी का बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है इससे मानवीय कारणों से, और कई बार प्राकृतिक कारणों से क्या होती है कि जो प्रजातियां हैं ये क्या होती थी, इनमें बदलाव आया है। पर्यावरण इतिहासकार क्या करें, भारतीय पर्यावरण इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह कि हिंद महासागर को नियमित मानसूनी हवाओं ने दुनिया के इस क्षेत्र को अपने समुद्री जलधर अस्थिर बनाने में। एक बार नाविक ने मानसून की हवाओं की
वर्षालय का पता लगा लिया तो हिंद महासागर में एक विश्वसनीय नौकायन का वातावरण प्रदान करता था। यानी कह रहे हैं कि जैसे जैसे देखो, अगर क्या करते भाई, जैसे मान लो कि जैसे कोई व्यक्ति ना हिंद महासागर में नाव चलाता है और नाव चलाते समय उसको पता चल जाता था कि हवा किस साइड चलेगी, किस दिशा में चलेगी। इससे क्या होता था कि विश्वसनीय नौकायन का वातावरण, यानी विश्वास जगह, यानी जैसे जैसे जो कह रहे हैं कि मनुष्य जैसे जैसे काम करता जा रहा था वैसे वैसे क्या होता, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा था। क्या, उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ रहा था, वो बहुत सारी चीजों क्या करता, सीख लेता, यानी उसका वातावरण प्रदान किया। मुख्य रूप से अफ्रीका और एशिया के बीच में व्यापार पर जैविक विनिमय के लिए एक मार्ग बना। यानी कह सकते हैं कि मनुष्य जैसे जैसे काम को कर रहा था वैसे कह सकते हैं कि जो जो काम कर रहा, जिस अगर हम व्यापार की बात करें कि एशिया और अफ्रीका में जो व्यापार बढ़ा, जब नौकायन के गुण को मनुष्यों ने सीख लिया। और भैया नाव चलाना जब तुमने सीख लिया है, नाव को अच्छे चलाना कि हवा किस तरफ चलेगी, अब 3 बजे से हवा पूर्व दिशा में चलेगी, दक्षिण दिशा में चलेगी, तो हमें किस टाइम नाव चलाना। इससे क्या होता कि व्यापार में क्या है, व्यापार में वृद्धि होगी, यानी व्यापार के लिए एक मार्ग बन गया, एक ऐसा मार्ग जिसने नाविकों के लिए न्यूनतम बाधा उत्पन्न की। पहले क्या, जब मनुष्य क्या नाव चलाना, तो व्यापार जब होता था इसमें जो नाविक थे, जो नाव, इनके लिए क्या होती, बहुत कम समस्या दिक्कत आती, बाधा इनको कम से कम होने लगी। ठीक है, बाजरा ज्वार 3000 साल से पहले अफ्रीका से दक्षिण एशिया में लाया जाता था। ठीक है, रागी लगभग 1000 साल के भीतर भारत पहुंचता था। हिमालय की तलहटी में क्या, अगर समुद्र में देखो तो भारत के सुदूर दक्षिण में मुख्य अनाज बन गए। यानी कह सकते हैं कि भारत से बहुत सारे जो अनाज होते थे वह आने लगे या जाने लगे। दक्षिण एशिया के अफ्रीकी फसलों के प्रयास से मुख्य रूप से मुख्य रूप का प्रभाव भारत के सूखा प्रतिरोध सूक्ष्म फसलों में, यानी जो सूक्ष्म फसलें उनको प्रदान करने में, नए क्षेत्रों तथा मानव बस्तियों के विकास करने में रहा। अधिक विश्वसनीय फसल प्रदान करता था उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की आपूर्ति निश्चित है। यानी भैया जहां पर आपूर्ति निश्चित मतलब जहां पर कम पानी दिया जाता था। ये उदाहरण है फसलों विनिमय की एक बहुत ही जीवंत दुनिया दर्शाते हैं। और शायद खरपतवार, रोग, जानवर, इनमें भी विनिमय हिंद महासागर के आसपास हुआ। ठीक है, इसमें बताया जाता है, यानी कह सकते हैं कि जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा था वैसे वैसे चेंज। जैविक विन्यास का मतलब होता है कि मनुष्य जैसे जैसे खेती किया, अब जैसे मान लो कि जैसे उसने समुद्र में नौकायन किया, तो नौकायन करने से उसे पता चल गया कि नाव कैसे चलानी है, किस मौसम में चलानी है। देखो, यानी कह रहे हैं कि जो इन्वायरमेंट है, यानी जो पर्यावरण है, उसको व्यापार करने में मदद कर रहा था। क्या कर रहा था, व्यापार करने में उसे क्या कर रहा था भाई, हेल्प कर रहा था। जब मानव ने पर्यावरण को समझा तब उसके क्या, उसने हेल्प की, मदद की। अब वैसे आपने पर्यावरण को समझ लिया कि भैया किस टाइम कैसे हवा चलती है, तो उसी टाइम तुम नाव लेकर के समुद्र में निकलोगे ना, जब तुमको यही नहीं पता है कि किस क्या हो गए। यानी पर्यावरण का, यानी कह सकते हैं इन्वायरमेंट जो है, खेती करने में, व्यापार करने में, या मनुष्य की गतिविधियों में, या मानव का विकास करने में, कह सकते हो जो इन्वायरमेंट यानी जो हमारा पर्यावरण था वो बहुत ज्यादा मददगार हो रहा था। जब भाई मनुष्य को पता चला कि समुद्र में इस समय हमें जहाज लेकर के निकलना है, ठीक है भाई, पता चल गया कि मान लो कि जैसे उनको पता था कि मान लो कि एग्जाम्पल देखो कि भाई सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक समुद्र में बहुत तेज हवा चलता, तो उस टाइम नहीं जाएंगे। अब उनको पता है कि 8 बजे के बाद हवा नहीं चलती, तो 8 बजे के बाद नाव लेके निकल जाएगा। यही क्या, इन्वायरमेंट से ही पता चला ना कि इस समय हवा ज्यादा चलेगी। यानी कह सकते हो पर्यावरण ने व्यापार में, उद्योग यानी व्यापार में बहुत ज्यादा मदद किया। इससे क्या होता, एक देश से दूसरे देश से जो खाद्यान्न होता था उसका आदान प्रदान होने लगा। जहां सूखा वाले क्षेत्र थे, जहां पर अनाज होता, वहां पर अनाज पहुंचने लगे। यानी कह सकते कि मानव ने अपने विकास में, अपने डेवलपमेंट में क्या होते, पर्यावरण की हेल्प ली, यानी पर्यावरण की उसने क्या, बहुत सारी मदद ली थी। उसकी बात जैसे वास्को डी गामा या कोलंबस की बात करें, तो ये लोग भी जो आते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं, पृथ्वी में, यानी कह सकते हैं आदान प्रदान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कह सकते हो कि अगर देखोगे एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान को जोड़ा, यानी पृथ्वी को इसने जोड़ा। 15वीं शताब्दी में उभरी वैश्विक दुनिया ने बड़े परिवर्तनकारी चिन्ह थे। पृथ्वी जैविक सीमाओं के बिना एक हो गई, यानी जैविक सीमाओं के बिना कहते हैं एक हो गई, क्योंकि वहां पर पारिस्थितिक परिस्थितियों में पौधे, जानवरों और बीमारियों के प्रयास में मदद दी, जहां पर विकसित हुए। हालांकि इनका विस्तार पूरी तरीके से परिवहन प्रौद्योगिकी, व्यापार, उत्पादन और राजनीति के स्वरूप पर निर्भर करता है। यानी स्वरूप क्या है उस पर बताता था। ठीक है, अल्फ्रेड
ने 1972 में अपनी पुस्तक में बताया कि अमेरिका में परिवर्तन को बहुत विस्तार से दर्शाया है। नए पौधों की शुरुआत के माध्यम से अमेरिकी भारतीय आवासों पर कब्जा कर लिया और उनकी वनस्पति बदल गई। इसी तरह के अधिग्रहण का प्रतिरोध चेचक, खसरा, कंठमाला, काली खांसी, इन्फ्लुएंजा जैसी विनाशकारी बीमारियां कम हो गई। यानी कह सकते हैं कि जैसे एक देश दूसरे देश में संपर्क में आ रहा था तो जो बीमारियां घातक जो बीमारियां होती थी उनका भी क्या होने लगा, उपचार। कोलंबियाई एक्सचेंजर ने वेक्टर जनरित रोग यानी जैसे कि पीला बुखार और मलेरिया को लाया। अमेरिका में ये सभी रोगजनक थे, इसलिए इनका अमेरिकन के उपयोगी प्रतिरोध नहीं था। इसी प्रकार से 1500 से 1650 के बीच जनसांख्यिकी आपदाओं ने स्थानीय आबादी को काफी कम कर दिया। इनकी विस्तृत यानी देखो क्या जो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, यानी कह सकते हैं कि जब भाई मेरे एक देश से दूसरे देश में व्यापार बढ़ा, क्या कर रहा हूं, एक देश से दूसरे देश में व्यापार, एक देश से दूसरे जगह पर लोग गए तो भैया बीमारी को भी लेकर के जाते थे। अरे भैया तुम जा रहे हो अनाज जा रहा खाने, तो बीमारी बहुत ज्यादा थी। तो यानी कह सकते हैं कि 1500 से लेकर के 1650 तक जनसंख्या कम होती, क्योंकि इस टाइम कहते जो बीमारियां होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, देखो पर्यावरण ने एक प्रकार से कह सकते हो कि फायदा कर दिया कि कर रहा इजाफा करा, लेकिन जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था तो अपने साथ बीमारी लेकर के, दुनिया भर की चीजें लेकर के भी हो जाता था। भाई जब बाहर के लोग यहाँ पर अनाज लेकर के आते थे, दुनिया भर की चीजें, तो अपने साथ बीमारी और ये भी लेकर, यानी इनका भी क्या रहा कि, और इसी बीच क्या होता है कि काफी जो आबादी होती कम हो जाती है। ठीक है, यही चीजों को आपको इसमें जैविक विन्यास में लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है जिसमें इंपॉर्टेंट, इसमें क्या रहेगा 1.7 देखिएगा, पर्यावरणीय न्याय या पर्यावरणीय समानता। इसको देखते हैं, देखो क्या है इसमें, क्या देखो इसमें क्या बताया जा रहा है। देखो अगर पर्यावरणीय न्याय, अगर हम पर्यावरणीय समानता की बात करें तो इसमें क्या रहेगा, पर्यावरणीय न्याय का मतलब ये होता है, और पर्यावरण समानता का भाई जो पर्यावरण है उसमें न्याय हो, समानता हो, सबके लिए पर्यावरण सेम हो, इक्वल हो, इसको बोलते हैं पर्यावरणीय न्याय। इन्वायरमेंट में भी न्याय की बात की जाती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रदेश पर उसमें भी न्याय हो, समानता इक्वल हो, इसकी बात करता कहते हैं पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरण समानता। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें जैसे हम बात करेंगे पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है कि भाई पर्यावरण का जो यूज है वो सब उसका यूज कर सकें, समान हो सबके लिए। ये नहीं है कि अमीर देश यूज कर ले रहे हैं, गरीब बेचारा यूज ही नहीं कर पा रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि जैसे अमेरिका है, चाइना है, बड़े बड़े जो देश हैं वह पर्यावरण का तो प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन गरीब प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा, पर्यावरणीय न्याय का मतलब होता है कि सबको जो इन्वायरमेंट का जो यूज कर रहे हैं सबको समान वितरण हो। ये नहीं है कोई दोहन कर रहा है, कोई कर ही नहीं पा रहा, कोई प्रयोग कर पा रहा है, कोई ज़्यादा कर ले रहा, इसी को लेकर के कहा जाता है। ठीक है, नहीं कह सकते हैं कि इसमें देखोगे, हालांकि स्पष्ट है कि दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों के बीच बहुत असमानता है, राष्ट्रों के सदस्यों के बीच असमानता है, व्यक्तियों और समुदाय के बीच ऊर्जा, पदचिन्ह, धन और प्राकृतिक संसाधन पहुंच भी निर्धारित। नहीं कहते कि सभी राष्ट्रों के बीच क्या है, बहुत सारी असमानता है। ठीक है, क्या है, बहुत सारी असमानता है और असमानता होती है, लेकिन असमानता होने के बाद भी क्या, सभी को समान रूप से पर्यावरण तक पहुंच उनकी संभव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी तक क्या होनी, जो पर्यावरण है उसकी जो पहुंच है उनकी संभव होना हमें बताना पड़ेगा। देखो पर्यावरणीय न्याय आंदोलन अमेरिका में व्यक्तियों और अश्वेत समुदायों के द्वारा किया गया था। देखो पर्यावरण की अगर हम आंदोलन की बात करें तो अमेरिका में किसने भैया शुरू किया था, अश्वेत समुदाय द्वारा किया गया था। अश्वेत का मतलब होता है भैया जो काले लोग थे। अमेरिका में दो लोग, एक तो काला आदमी रहता है, एक तो गोरा आदमी रहता है। तो काले लोगों ने कहा भैया कि हम पर्यावरण का यूज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए है, सब गोरा यूज कर ले रहा। तो वहां पर क्या है, इसको बोलते हैं पर्यावरणीय जो न्याय आंदोलन था। इसमें व्यक्तियों और अश्वेत समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। मुख्य रूप से यहाँ रंग जाति के लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। नहीं कह सकते कि अमेरिका में सबसे पहले पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत की। पर्यावरणीय न्याय जो आंदोलन था वो अमेरिका में शुरू होता है। वहां पर अश्वेत लोगों ने, किसने शुरू किया था भैया, अश्वेत लोगों ने शुरू किया था, जो मुख्य रूप से रंग यानी जाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया। इन्होंने अपने समुदाय में पर्यावरण संरक्षण में, इनका जो समुदाय था उसमें पर्यावरण संरक्षण में असमानता को, यानी कह सकते हो इनको, ये जो पर्यावरण का यूज करते हैं, असमानता को दूर करने की मांग की थी। यह
कह सकते हैं यह परिभाषित करता है, क्या करें, यह परिभाषित करता है या बताता है कि पर्यावरण न्याय, पर्यावरण कानूनों यानी पर्यावरण न्याय, पर्यावरण कानूनों और विनियमों तथा नीतियों के विकास तथा क्रियान्वयन तथा परावर्तन के संबंध में नस्लों, राष्ट्रों, रंग आदि की आय की परवाह के बिना सभी को उचित व्यवहार तथा सार्थक भागीदारी, यानी कहते हैं कि पर्यावरण को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, राष्ट्रीयता के आधार पे या आय के, यानी पर्यावरण जो है उसको ले, पर्यावरण में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इन्वायरमेंट सबके लिए सेम है, इक्वल होना चाहिए, उसमें रंग के आधार पे, रूप के आधार पे, नस्ल के आधार पे या आय के आधार पे किसी प्रकार का कुछ परवाह के बिना सभी लोगों के लिए उचित व्यवहार तथा सार्थक भागीदारी के रूप में बात की जाती है। इसी को बोलते हैं पर्यावरणीय न्याय। ठीक है, अब उसे हम पर्यावरणीय में क्या, विकसित और विकासशील राष्ट्र। ठीक है, अगर हम बात करें जो विकसित राष्ट्र हैं, ठीक है भैया, देखो जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील राष्ट्र, इनके लिए भी पर्यावरण जो है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि जैसे हमारा देश क्या है, विकासशील राष्ट्र है। विकसित राष्ट्र कौन कौन से, जैसे अमेरिका है, चाइना है, ठीक है, यूरोप के कई सारे देश हैं, इन देशों में इनको लेकर तो यही बता रहा था कि 1991 में ग्लोबल वार्मिंग तथा भूमंडलीकरण व उष्मीकरण के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में जब वाशिंगटन संस्थान में मानव जनित भूमंडलीकरण उष्मीकरण एक बड़े हिस्से के लिए चीन और भारत जैसे आबादी वाले विकासशील देशों को दोषी ठहराया गया, तो अनिल अग्रवाल और सुनीता नारायण ने इसके खिलाफ तर्क दिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देखो पर्यावरण की अगर बात करें, जैसे मैं बात करूँ सिंपल सा सुनोगे, जैसे क्या है कि जैसे अमेरिका है, चाइना है या अन्य यूरोप के बड़े बड़े जो देश हैं, इन्होंने क्या कर लिया, अपना विकास कर लिया, इन्होंने पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया। लेकिन भाई जब भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, यानी जब विकासशील जो देश हैं, जब ये अपने विकास और डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, हेलो जितने भी विकसित राष्ट्र थे उन्होंने तो अपना क्या कर लिया, अपना तो भाई कर लिया, विकास कर लिया। लेकिन जब विकासशील देश जब अपना डेवलपमेंट करते हैं तो जितने भी विकसित राष्ट्र हैं कहते हैं कि आप तो पर्यावरण का प्रदूषण करें। इस प्रकार के बहुत ज़्यादा आरोप लगते हैं। देखो अब मैं सिंपल सी बात करूँ, जैसे अमेरिका है, चाइना है, इन लोगों ने क्या कर लिया भैया, अपना डेवलपमेंट कर लिया, अपना विकास कर लिया, बहुत सारा कंपनी लगा लिया, बहुत सारा इंडस्ट्री लगा लिया। जब भारत जैसे देश जो हैं जो विकासशील, जब ये अपने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाते, कंपनी लगाते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि भाई है पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोगों को जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। जबकि पर्यावरण जो प्रदूषण हुआ सबसे ज्यादा क्या है, इन्हीं के ऊपर इन्हीं ने सबसे ज्यादा खराब किया। तो हम लोग तो अब डेवलपमेंट या विकास करें ना, बल्कि क्या है, जो विकासशील जो देश हैं अब जब डेवलपमेंट करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसी चीज को यहां पर बताया भी गया होगा। ठीक है, यहां पर बता रहे हैं, वही चीज कही जा रही है, क्या होगा, यही बता रहे हैं कि जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं, वह विकासशील राष्ट्र जब डेवलपमेंट करते हैं तो उनको बताते हैं कि हाय पर्यावरण को खराब कर रहे हो, पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो। उन पर कई प्रकार के क्या लगाते हैं, एलिगेशन लगाते हैं और कई प्रकार के बताते हैं कि आप पर्यावरण को ही सबसे ज्यादा क्या कर रहे हो, दूषित कर रहे हो, पर्यावरण को आपने ही सबसे ज्यादा खराब किया। इस प्रकार के उन पर आरोप लगते हैं। अब देखो गरीबों के लिए पर्यावरण, लिंग और नस्ल को देखें। देखो गरीबों का पर्यावरणवाद क्या है, इसको देखते हैं, क्योंकि इसको इंपॉर्टेंट रहेगा इस सारे पॉइंट में। ठीक है, देखो संरक्षण और पर्यावरणवाद का प्रारंभिक इतिहास उद्यानों और जंगलों के विचार से जुड़ा है। यानी पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण किसका है, उद्यान यानी जो उद्यानों का तथा जंगलों के विचार से जुड़ा है। उत्तर यानी विकसित देश जो समृद्ध समाजों में एक उत्पन्न तथा कथित उत्तर भौतिकवाद को बताते हैं। इसमें देखो संदर्भ में बताते हैं यह तर्क दिया गया कि गरीब और सामंत समुदाय ऐसी पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में कहा जा रहा है कि पर्यावरण को प्रति जो गरीब हैं, जो सीमांत समुदाय हैं, पर्यावरण की चेतना का विकास करने में क्या है, यानी पर्यावरण को बचाने, पर्यावरण की चेतना में क्या है, वह असमर्थ हैं। यानी कह सकते हैं भैया जो गरीब है और जो सीमांत समुदाय है, यानी जो गरीब आदमी है, जो छोटे छोटे समुदाय हैं, यह पर्यावरण को लेकर के इनमें जो चेतना है, इनमें विकसित करने में क्या है, पूरा तरीके से क्या है, असमर्थ हैं। हालांकि मोर्टलेजन, इलियट और तथा रामचंद्र गुहा ऐसे विकासशील देशों के विद्वानों ने इस विचार का खंडन किया है कि कहा है कि गरीब और सीमांत समूह क्योंकि पर्यावरण दुर्दशा से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और ठीक इसी कारण से वह पर्यावरण की रक्षा तथा प्रबंधन के लिए उत्सुक हैं। देखो
जो बड़े बड़े देश है ना, ये कहते हैं ना कि जो पर्यावरण है ना, ये क्या है, जो क्या है, सीमा, जो गरीब और सीमांत लोग हैं, यह पर्यावरण चेतना को लेकर के विकसित करने में असमर्थ हैं। ठीक है, देखो जो बड़े बड़े देश है ना, वो क्या कहते हैं कि जो गरीब देश हैं, जो सीमांत समुदाय क्या है, पर्यावरण की जो चेतना है उसको विकसित, यानी पर्यावरण के बारे में चेतना को विकसित करने में क्या है, असमर्थ हैं। लेकिन अगर देखोगे रामचंद्र गुहा एलियट कहते हैं कि जो विकासशील देश हैं, यानी जो भैया विकासशील देश हैं, इन्हें विकासशील देशों के विद्वानों ने इस विचार का खंडन किया। वो क्या कहते हैं, गरीब और सीमांत जो समूह है, यानी जो गरीब है, जो सीमांत समूह है, वह पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। क्या है, पर्यावरण का जो दोहन हो रहा है सबसे ज्यादा इससे प्रभावित रहते हैं। इसी कारण से वह अपने पर्यावरण की रक्षा, यानी जो गरीब और सीमांत जो लोग हैं, वह क्या है, पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसीलिए क्या है, वह पर्यावरण की रक्षा और प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक रहते हैं। भाई एक बात सुनो, जो किसी चीज से सबसे ज्यादा क्या रहेगा, आप मान लो जैसे भारत है, जो व्यक्ति पर्यावरण से सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा या पर्यावरण से लेकर के सबसे ज्यादा प्रभावित रहेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, पर्यावरण को बचाने के लिए उसके लिए सबसे ज्यादा उत्सुक भी रहेगा ना। अब मान लो जैसे तुम हो, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति अगर है पर्यावरण से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, या उसको बहुत सारी बीमारी होती है, या पर्यावरण से बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो वह पर्यावरण बचाने के लिए सबसे ज़्यादा उत्सुक भी रहेगा। वही चीज़ बताइए, इसीलिए वो क्या है, पर्यावरण की रक्षा तथा प्रबंधन करने के लिए क्या सबसे ज़्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि वे अपनी आजीविका के लिए भूमि और प्रकृति पर निर्भर हैं। देखो जो गरीब लोग हैं भैया, गरीबों का पर्यावरणवाद क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि भैया जो गरीब आदमी है वो क्या है, पूरी तरीके से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि उसका खाना पीना जो सब है वह पर्यावरण पर, यानी उसकी भूमि और प्रकृति पर निर्भर करता है। गरीबों का पर्यावरणवाद का मतलब है कि जो भाई मेरे गरीब आदमी है, वह पूरी तरीके से इन्वायरमेंट पर ही क्या करता है, डिपेंडेंट है, वह खेती किसानी करके ही अपना गुजर बसर करें। इसलिए जो गरीब आदमी है पर्यावरण को बचाने के लिए क्या है, बहुत ज्यादा उत्सुक रहता है। पर भैया पर्यावरण बचेगा नहीं तो गरीब बचेगा नहीं, तो इसीलिए गरीबों का पर्यावरणवाद का मतलब क्या होता है कि जो गरीब व्यक्ति है वही पर्यावरण को बचाने में बहुत ज्यादा उत्सुक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उनका क्या, रोजी रोटी का मसला है। अब मान लो जब पर्यावरण रहेगा नहीं तो खेती किसानी होगी नहीं। अब मान लो कंपनी लगने से किसको कष्ट हो सकता है, कंपनी का, अब मान लो सिंपल से अगर एग्जांपल दूं, किसी क्षेत्र में या किसी इलाके में कोई कंपनी लगती है या कोई फैक्ट्री लगती है, तो उससे सबसे ज्यादा व्यक्ति कौन प्रभावित होगा, वही व्यक्ति प्रभावित होगा जो खेती किसानी करता है। तो वो क्या होगा कि वो क्या करेगा भैया, वो बोलेगा कि नहीं नहीं कंपनी फैक्ट्री नहीं बल्कि खेतों को बचाना चाहिए, पर्यावरण को बचाने की बात। वही गरीबों का पर्यावरण का बात का मतलब है कि जो गरीब व्यक्ति क्या है, अगर उसमें ये कह रहे हैं कि भैया जो गरीब व्यक्ति है उसमें पर्यावरणीय चेतना विकसित करने में असमर्थ है, क्योंकि वो व्यक्ति क्या है, पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा इसलिए उत्सुक दिखाई देता है क्योंकि वो क्या है, पूरी तरीके से अपनी आजीविका के लिए क्या है, भूमि और प्रकृति पर निर्भर है। एक महत्वपूर्ण उदाहरण चिपको आंदोलन जो है, उसमें भी कह सकते हो कि गरीबों का पर्यावरणवाद कह सकते हैं चिपको आंदोलन के, क्योंकि चिपको आंदोलन से जो समुदाय था वो उसको पता था कि जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल हैं, उन्हीं पर ही क्या है, हमारी रोजी रोटी है। अगर पेड़ पौधे जंगल नहीं बचेंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए कहा गरीब जो व्यक्ति है वह पर्यावरण को लेकर के क्या है, बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा उत्सुक है, क्योंकि क्या है, पूरी तरीके से उसकी जो जीवन रोटी है, जो उसकी दिनचर्या है, क्या है, उसको उसकी निर्भरता क्या है, पर्यावरण पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या बोला था भैया, गरीबों का पर्यावरणवाद, गरीबों के लिए पर्यावरणवाद कह रहे हैं। ठीक है, देखो अगला क्या, आजीविका को खतरा होगा तभी प्रभावित लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, बशर्ते की पर्याप्त मात्रा में लोकतंत्र हो, वह डर से घुट कर न जिए जाए। पर्यावरणवाद आज दुनिया के अधिकांश हिस्सों में है, जैसा कि इतिहास के अधिकांश युगों में रहा। यानी कह सकते हैं पर्यावरणवाद जो है आज दुनिया के हर हिस्सों में है, अक्सर गरीबों का पर्यावरणवाद नहीं है। नहीं कह सकते, ये नहीं कहा जा सकता कि गरीब व्यक्ति ही पर्यावरणवाद है, गरीबों का ही पर्यावरण है, ऐसा नहीं कहा जाता है, बल्कि सभी देशों में पर्यावरणवाद जरूर है। ये नहीं कह सकते कि भैया जो गरीब है वही पर्यावरण को बचाने में सबसे आगे है, या वही गरीबों का पर्यावरण नहीं करना, क्योंकि सभी देशों में क्या है, जिस भी देश में लोकतंत्र है, अगर वहां पर्यावरण को लेकर कोई खतरा होता है तो वहां के जो लोग होंगे उसका विरोध जरूर करेंगे। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकांश दुनिया में क्या है, पर्यावरणवाद है, जैसा कि इतिहास के अधिकांश युग में रहा। अक्सर गरीबों का पर्यावरणवाद नहीं है। उन्होंने कहा है कि गरीब का पर्यावरणवाद ज्यादातर स्थानीय स्तरों पर, लेकिन राष्ट्रीय स्तरों पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर पारिस्थितिक रूप से असमान विनिमय और जलवायु अन्याय के खिलाफ शिकायतों में पारिस्थितिक ऋण से संबंधित है, कहा है, इनको बताया जाता है। देखो यहां पर क्या है कि जो पर्यावरणवाद है उनको लेकर बात की जाए। सामान्य रूप से
पर्यावरण न्याय आंदोलनों की तरह से गरीबों के पुनर्वाद में महिलाओं की भूमिका को पहचाना। नहीं कह सकते कि पर्यावरण में अगर हम बात करें, पर्यावरण को लेकर के जो आंदोलन होते हैं उसमें महिलाओं की भूमिका की पहचान करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि महिला जो है वो भी पर्यावरण से बहुत ज्यादा रिलेट करती है, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। महिलाओं की भागीदारी के कारण चिपको आंदोलन प्रतिष्ठित बना। बीना अग्रवाल ने तर्क दिया है कि चूंकि महिलाओं को पानी इकट्ठा करने, लकड़ी इकट्ठा करने, औषधि भोजन की तलाश करने तथा पशुओं को देखभाल तथा फसल की कटाई का काम दिया जाता है, इसलिए वह पर्यावरण को लेकर के अपनी निर्भरता से अवगत हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पर्यावरण जो है उसके लिए एक तो भैया गरीब आदमी क्या है, उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा है, इसलिए पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा सजग है, उत्सुक है, इसलिए बोलते हैं पर्यावरण गरीबों का पर्यावरण। महिलाओं की इसमें अगर एक बात की गई, जैसे जेंडर की बात की गई है, ठीक है, अगर हम लिंग की जेंडर की बात करें तो पर्यावरण को लेकर के हम महिलाओं के देखो, महिला क्या करती है, खाना बनाती है, खाना बनाने की लकड़ी चाहिए, लकड़ी कहाँ से आती, जंगल से आती। तो अगर जंगल कटेगा तो महिला को सबसे ज्यादा कष्ट होगा क्योंकि उसको खाना बनाए, इसलिए कह सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वो भी पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। नहीं कौन उत्सुक है भैया, गरीब आदमी उत्सुक है पर्यावरण को बचाने। अगर गरीब मतलब जैसे तुम खेती करते हो, खेती तुम्हारे आसपास के जितने खेत हैं सबको वहाँ हटा करके वहाँ पर कोई रोड निकल जाता है या कुछ बन जाता है, मॉल बन जाता है, कुछ भी बनेगा तो आपको कष्ट होगा ना। यही कहा जा रहा है कि जो यानी पर्यावरण से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है वह पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहेगा, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो। गरीब का मतलब यहीं पर नहीं कि जिसके यानी जो व्यक्ति इन्वायरमेंट से रिलेट है या उससे कुछ ना कुछ फायदा लेता है, उन लोग क्या होगा, ये पर्यावरण को लेकर के बहुत ज्यादा सजग रहेंगे और पर्यावरण को बचाने में इनकी भूमिका सबसे ज्यादा अधिक होगी। उसी प्रकार से जैसे हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं, चिपको आंदोलन क्यों हो गया, क्योंकि भैया जो चिपको आंदोलन जहां पर हुआ वहां के लोगों की रोजी रोटी उन जंगलों से जुड़ी है, वहां के आसपास की चीज। भाई जब मालूम चिपको आंदोलन जब वहां पर जंगल कट जाते तो उनकी दिनचर्या पर या उनकी आजीविका पर संकट आ जाएगा ना। जो भी व्यक्ति पर्यावरण से जुड़ा हुआ है या पर्यावरण से उस पर रोजी रोटी निर्भर करती है, अगर पर्यावरण पर किसी प्रकार का खतरा होगा तो वह सबसे पहले जागरूक होगा और उसमें एक आंदोलन जरूर उठेगा। यही पर कह सकते हो कि वही चीजें यहां पर आपको बताई जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यही मैं कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि गरीबों का पर्यावरण है कि जो गरीब व्यक्ति है वह पर्यावरण से पूरा तरह से निर्भर रहता है, उसकी निर्भरता बहुत ज्यादा है। भाई गरीब व्यक्ति जो है उसकी पर्यावरण पर क्या है, निर्भरता ज्यादा रहती है ना, रहती उसकी, वो तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसीलिए कह रहा कि उसकी निर्भरता जब बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उसकी निर्भरता जब अधिक है तो पर्यावरण को लेकर के वो ज्यादा सजग रहेगा। और महिलाएं जो है, क्योंकि महिला जो है जैसे उसको क्या खाना बनाना, लकड़ी काटना, पानी लाना, इस प्रकार की कार्यों करती है, तो महिलाओं की भूमिका भी हमें पर्यावरण में काफी देखने को मिलती है, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है, वो भी पर्यावरण को लेकर के यहाँ पर बात की गई, उनकी भी इसी प्रकार से बात आप इनको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको तो मैंने बता दिया, जैसे गरीबों का पर्यावरणवाद, लिंग और नस्ल क्या है, इसको तो मैंने बता। जैसे इसमें हमारा क्वेश्चन क्या था, इसमें जो क्वेश्चन था पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय समानता, ये क्वेश्चन है। वैसे मैं शुरू से अगर आप देखोगे तो इसमें इंपॉर्टेंट जो था मैंने आप सेक्शन बता दिया, वैसे भी मैंने इसकी क्लास भी एक बार करवा रखी है, दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया तो आपको दोबारा देख लीजिएगा। तो जितना था मैंने दोबारा समझाने की कोशिश की, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।